हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका चारण स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है दीपिका चारण। और यहाँ आपको वीडियोस मिलेंगे रीड से रिलेटेड जो आपको हिंदी और जनरल साइंस में काफी लाभदायक होंगे। ठीक है, अगर आप लोग हिंदी और जनरल साइंस में रियल में कंसेप्ट समझना चाहते हैं या फिर मतलब अगर आप हिंदी और जनरल साइंस सब्जेक्ट को रटना नहीं चाहते और आपको वाकई में मतलब समझना है, इन विषयों पे कमांड पानी है, तो प्लीज आप मेरे वीडियोस देखें और आप उनको एनालिसिस करें कि किस तरीके के वीडियोस हैं, हम लोग क्या क्या कर रहे हैं इसमें, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या गलतियां हैं क्या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे हिंदी की सीरीज में। अभी हम लोगों ने हिंदी में काफी सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, उसी सीरीज में हम लोग करते हैं शब्द युग्म। ये सारे के सारे जो पीछे के टॉपिक्स होते हैं जैसे कि विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, शब्द युग्म है, ये सारे के सारे टॉपिक्स थोड़े से प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होती है इनको। ओके, तो अब हम लोग करते हैं आज शब्द युग्म शुरू करते हैं। देखिए, शब्द युग्म में शब्द युग्म का मतलब होता है कि दो ऐसे शब्दों का युग्म, दो ऐसे शब्दों का जोड़ा जो एक जैसे दिखने में हो एक जैसे, परंतु उनका अर्थ निकले अलग अलग। जैसे कि देखो गाइस, जैसे क्षिति और क्षति। आपके क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा, यहां लिखा हुआ आएगा आपके क्षिति और एक बीच में डैश आता है और यहां लिखा हुआ आएगा क्षति। दोनों का अर्थ है। फिर लिखा हुआ आएगा नीचे ऑप्शंस में पृथ्वी कमी। एक ऑप्शन होगा कमी पृथ्वी, मतलब उल्टा भी लिखा हुआ आएगा जो उसका आंसर नहीं होगा, और एक एग्जैक्ट सीधा क्रमशः करके जो लिखते हैं ना हम लोग, मतलब जैसे क्षिति का जो है वो पहले लिखा हुआ होना चाहिए और क्षति का बाद में। तो वो चीजें मतलब एक तरीके से एक तो क्रमशः लिखा हुआ आता है और एक क्रम के अनुसार नहीं लिखा हुआ आता है, मतलब उसमें क्रम गलत कर देते हैं। तो वो दूसरा ऑप्शन आपका वो हो जाएगा। और तीसरे और चौथे ऑप्शन के अंदर बिल्कुल एकदम चेंज कर देंगे, कुछ शब्द ही दूसरे लिख देंगे। ठीक है, उनका अर्थ ही जो मतलब इसमें नहीं होता होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्षिति और क्षति दो शब्द हैं। तो पहले जो क्षिति होती है उसका अर्थ होता है पृथ्वी, और वैसे ही क्षति का क्या होता है अर्थ, कमी या ह्रास। ह्रास मतलब लॉस होना। वैसे ही क्षुधा का भूख और सुधा का अमृत। स्वगत का अपना कथन, मतलब जो अपने द्वारा कहा गया है, और स्वागत मतलब आदर। ठीक है, सुत का पुत्र और सूत का धागा। ठीक है, वैसे ही सीता, सीता का मिश्री और सीता का जानकी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सीता मतलब होता है मिश्री, है ना, और सीता मतलब होता है जानकी। वैसे ही सिल मतलब पत्थर या प्रस्तर। प्रस्तर पत्थर का ही पुराना रूप है ना, बहुत पुराने जमाने में मतलब इसको पत्थर को प्रस्तर कहते थे। ठीक है, तो वैसे ही सील, सील मतलब सील आ जाना, सील आ जाती है ना, उसको मतलब होती है नमी, नमी या मुहर। एक सील वो भी होती है जो ठप्पा लगाते हैं, ठीक है, वो मुहर। सर्वदा मतलब हमेशा, और सर्वथा मतलब बिल्कुल। शप्त मतलब शाप दिया गया, और सप्त मतलब सात। ठीक है, दोनों देखो शय में अंतर है, एक में तालव्य शय है और एक में दंतव्य है। दंतव्य वाले का अर्थ होगा सात, और तालव्य शय का होता है जो तालु से बोला जाता है उसको होता है शाप दिया गया, मतलब श्राप देना एक तरीके से। ठीक है, हेम मतलब होता है स्वर्ण या सोना, होम मतलब होता है हवन। ठीक है, श्रवण मतलब भिक्षु, श्रवण मतलब होता है भिक्षु, और श्रवण मतलब होता है सुनना। स्वजन, स्वजन मतलब अपने परिजन, और स्वजन मतलब कुत्ता। बहुत इंपॉर्टेंट है स्वजन और स्वजन वाला। श्वेत मतलब सफेद या शुक्ल, और स्वेद मतलब पसीना। ठीक है, वैसे ही शूर मतलब वीर, और सूर मतलब सूर्य या अंधा। शुचि, शुचि मतलब पवित्र, और शची मतलब इंद्राणी या इंद्र की पत्नी। शची है ना इंद्र की पत्नी का नाम। ठीक है, व्याज, व्याज मतलब बहाना, और ब्याज मतलब सूद। सूद होता है ना इंटरेस्ट, एक तरीके से इंटरेस्ट की बात है ये। ठीक है, व्यंजन मतलब पंखा, और व्यंजन मतलब मिठाइयां। विचक्षण मतलब निपुण या ज्ञाता, मतलब जो सब कुछ जानता हो, और विलक्षण का मतलब अनोखा। विचक्षण और विलक्षण। वैसे ही विरुद्ध का विरुद्ध और विरुद्ध। विरुद्ध मतलब यश, और विरुद्ध मतलब खिलाफ या अवरोध। वसन मतलब वस्त्र, वसन मतलब वस्त्र, और व्यसन मतलब एक बुरी आदत। वासुदेव, वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र। वासुदेव मतलब कृष्ण, और वसुदेव खुद कृष्ण के पिता। आई बात समझ में।
कृष्णा जो एक सीरियल आता है उसमें वसुदेव और वासुदेव आता है ना, तो वसुदेव तो है खुद कृष्ण के पिताजी और कृष्ण भगवान को बोलते हैं वासुदेव। ठीक है, जैसे कि जनक खुद राजा और जनक की पुत्री जानकी। ठीक है, और मद्र नरेश के जो नरेश थे उनको मद्र नरेश कहते थे और उनकी बेटी का नाम था माद्री। आई बात समझ में? ऐसे हमेशा आ लगा के या फिर उस पहले जो शब्द में जो मतलब स्वामी हैं, जो उसके पापा हैं या फिर जो पिताजी हैं, उन्हीं के नाम पे वो बेटे का नाम रखा जाता था और उसमें बस थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता था, जैसे जनक का जानकी हो गया, है ना, इस तरीके से। अब देखो, वसन का वस्त्र, वासुदेव का कृष्ण, वसुदेव का कृष्ण, वारण का हाथी, वरण का चुन्ना, वरण मतलब चुन्ना होता है। ठीक है, तभी तो सीता मैया का जो स्वयंवर हुआ था उसको वरण करना भी कहते हैं। ठीक है, मतलब उसमें से वर को चुनना, वरण का अर्थ होता है वर को चुनना। तो व्रण मतलब घाव और वर्ण मतलब रंग। ऐसे ही गाइज आप देखते जाइए, इनको सबको वीडियो में मतलब मैं इस तरीके से चलाती जा रही हूँ, और अगर मैं सबको बोल के बताऊंगी आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। बाण का आदत होता है, बाण का शर होता है, वदन का बोलना, बदन का शरीर, पायस मतलब खीर, पावस मतलब वर्षा या ऋतु, प्रतीप मतलब विपरीत, और प्रदीप मतलब दीपक या दीप, प्रथा मतलब कुंती और प्रथा मतलब रीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गाइस एक चीज ये जान लीजिए, अभी रामायण और महाभारत आई है, ठीक है, उसका एक ये भी रीजन था कि सारे के सारे, अब देखना आप लोग एग्जाम्स में जब देखोगे तो जो रामायण में जो शब्द यूज हुए हैं ना, जो भी संस्कृत के जो पुराने शब्द यूज हुए हैं, वो पक्का एग्जाम्स में पर्यायवाची में, समानार्थी में, इन सब में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसलिए जो रामायण वाले शब्द हैं, अगर वो कहीं पढ़ रहे हो आप लोग तो उसको जरूर से पढ़ना। जैसे कि कुंती का क्या होता है? प्रथा। तो कुंती का पर्यायवाची अगर पूछे तो प्रथा आएगा, और प्रथा और प्रथा अगर शब्द युग में पूछ ले तो भी एक का अर्थ होगा कुंती और एक प्रथा का अर्थ होगा रीति। वैसे ही प्रेक्षक मतलब देखने वाला, प्रेषक मतलब भेजने वाला, सेंडर, है ना। प्रकार मतलब भाग, प्राकार मतलब परकोटा, प्रसाद मतलब भोग या कृपा, और प्रासाद मतलब राजमहल। ओके, देखो अब है परुष का कठोर और पुरुष का नर, परिणत का परिवर्तित, और परिणित मतलब विवाहित। परिणित संस्कार होता है ना, पाणी ग्रहण संस्कार, और परिणित उसमें होता है विवाहित। निर्देश का दिशा निर्देश, और निर्देश मतलब आज्ञा। निर्जर का देवता, निर्झर मतलब झरना। देव मतलब भाग्य, और देव मतलब देवता। दूत मतलब संदेशवाहक, द्यूत मतलब जुआ। ये इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये? अभी अभी महाभारत में आया है द्यूत क्रीड़ा, आती है ना द्यूत क्रीड़ा, द्यूत बोलते हैं उसमें, कि द्यूत क्रीड़ा बहुत ही मतलब बुरा माना गया है ना, एक ऐसा कर्म जो बहुत खराब है। तो द्यूत क्रीड़ा मतलब कौन सा खेल खेलते थे वो लोग? जुआ खेलते थे। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमेशा मैं मतलब बार बार आपको बोल रही हूँ, जो भी वहां यूज हुआ था, जो महाभारत और रामायण के अंदर शब्द यूज किए गए हैं, वो अभी की रिसेंट एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसे द्युति मतलब चमक, और दूती मतलब संदेशवाहिका। ठीक है, चपल मतलब चंचल, और चपला मतलब पृथ्वी। ठीक है, चपला है ना, अचला मतलब पृथ्वी। चपला का अर्थ होता है बिजली। ठीक है, चपला या चंचला बिजली होती है ना। और आप लोग ये फिर भी देख के बताना, पृथ्वी का अचला होता है, जहां तक मुझे पता है अचला मतलब पृथ्वी और चपला मतलब बिजली। ओके, ये चीज देखना, यहाँ पृथ्वी शायद गलत है ना। अब देखना, अब देखो यहाँ क्या है, जगत का संसार, और जगत जहां हलंत आएगा उसका मतलब होता है संसार, और जगत मतलब कुएं के मुंडेर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? तर्क मतलब विचार, तक्र मतलब छाछ।
ये सारे ही गाइज इनको लिख लेना, मैं बार बार बोल रही हूँ, इनको लिख लेना, अपने नोट्स में आपके पास होना चाहिए ये, ठीक है। जब आपके पास नोट्स में ये होंगे, आप इनको बार बार देखोगे तभी याद होगा, एक बार में नहीं याद होगा, ठीक है। तरणी और तरणी, ये तो आपने देखा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द युग्म है जो हमेशा ही हर एग्जाम्स में घुसा दिया जाता है। तरणी, जब बड़ी मात्रा आएगी तो नाव होता है, छोटी मात्रा आती है तो सूर्य होता है, ठीक है। तुरंग मतलब घोड़ा और तरंग मतलब लहर। घण मतलब हथौड़ा, घन मतलब बादल। ग्रंथि मतलब गांठ, और ग्रंथि जब बड़ी मात्रा आएगी तो ग्रंथ विशेष को पढ़ने वाला इंसान, ठीक है। कृपण मतलब कंजूस, कृपाण मतलब तलवार। कृत मतलब किया गया, कृत्य मतलब कार्य। कौर मतलब ग्रास, ये ग्रंथि वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौर मतलब ग्रास, और कौर, एक कौर मतलब एक मात्रा हो कौर में तो वो किनारा, और कौर मतलब ग्रास। केत मतलब घर, केतु मतलब ध्वज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एलडीसी में आया था। कुछ और कूच, ये एलडीसी में आया था, ठीक है। कूच मतलब प्रस्थान करना, और कुछ मतलब स्तन, और कच मतलब बाल या केश, ठीक है। कुंतल मतलब बाल या केश, और कुंडल मतलब आभूषण। कूल मतलब किनारा, और कुल मतलब वंश। कौशल, कौशल मतलब अवध, और कौशल मतलब योग्यता। कान मतलब कर्ण, कानी मतलब मर्यादा, ठीक है। कलश मतलब घट, कलुष मतलब पाप, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुलिश मतलब वज्र, कलुष मतलब पाप, ठीक है। ये इस तरीके से शब्द युग्म पूछे जा सकते हैं। कलश पूछे तो घट बताना है, कलुष मतलब पाप होता है, और कुलिश पूछे तो वज्र बताना है, ठीक है। कथा और कंथा, तो कथा पहला कथा तुम कहानी जानते ही हैं, और कंथा मतलब गुदड़ी होता है, ठीक है। कटक मतलब सेना, और कंटक मतलब कांटा। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कटक और कंटक, ठीक है। पहले वाला कटक जिसमें बिंदी नहीं है वो सेना होगा, और बिंदी वाला कांटा होगा। कच मतलब केश या बाल, अभी जस्ट मैंने बताया, और कुछ मतलब स्तन, ठीक है। उर मतलब हृदय, और उरु मतलब जांघ। उद्वेग मतलब वृद्धि, और उद्वेग मतलब संवेग, संवेग, ठीक है। मोमेंटम, ये मैं फिजिक्स में घुस गई, होता है ना, अपने सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ होता है तो संवेग के नाम से मुझे P बराबर mv याद आता है, क्या करेंगे इस, छोड़िए आप लोग, अभी बोलेंगे कि ये क्या पढ़ा रहे हो मैम हिंदी में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अभी देखो यहाँ उपादान, उपादान और उपधान। उपादान मतलब सामग्री होती है, और उपधान का मतलब होता है तकिया। उत्पल मतलब कमल, उपल मतलब ओले। वैसे ही इति का समापन, और इति बड़ी ई मात्रा आए तो दैविक आपदा। आई बात समझ में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। छोटी मात्रा वाला इति आए तो समापन होता है, बड़ी मात्रा वाला इति आए तो दैविक आपदा। आस्तिक और आस्तिक, आस्तिक मतलब ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक मतलब एक ऋषि विशेष का नाम है, ठीक है। वैसे ही आहुत मतलब बुलावा, आहूत बड़ी मात्रा वाला, ठीक है। और आहुत मतलब हवन सामग्री, ठीक है, ठीक है। आरी, आरी मतलब एक काटने का औजार है, और आरी जब छोटी मात्रा आएगी तो जिद, ठीक है। आरती, आरती जब विराम होता है, और आरती बड़ी मात्रा वाला आरती तो पूजन, आरती पूजा होती है, ठीक है। और छोटी मात्रा वाला आरती जो होगा वो विराम होगा। आवास, आवास मतलब घर या गृह है। आयास मतलब श्रम, होता है ना अनायास ही मिल जाना। कई बोलते हैं ना, जैसे मेरे पापा तो स्पेशली बोलते हैं कि बेटा जी पढ़ लीजिए, अनायास कुछ नहीं मिलता इस लाइफ में। तो अनायास का अर्थ क्या है, अन प्लस में आयास, अन मतलब बिना, आयास मतलब श्रम या प्रयास के कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आयास का मतलब क्या है, श्रम, श्रम से है, श्रम से, ठीक है। आभरण मतलब आभूषण, आमरण मतलब मृत्यु पर्यंत, ठीक है। आमरण और आजीवन, जीवन आजीवन का होता है जीवन पर्यंत, और आमरण का होता है मरण पर्यंत या मृत्यु पर्यंत। अह मतलब आज, और अहि मतलब सर्प या नाग। अहि भ्रात डसियो, आई बात समझ में कि अहि, अहि मतलब सर्प या नाग ने भ्रात को डसा था। ये एक कर्णिमा के एक मतलब भजन जिसको चिरजा कहते हैं उसके अंदर है, ठीक है। तो आप लोग मतलब हमेशा कोई भी हिंदी का वर्ड हो उसे नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट करके देखा करो, तभी तो हम लोग को अर्थ समझ में आएगा।
अगर आप लोगों को अही का मतलब नहीं पता था जैसे कि, तो अगर हम लोग अही से रिलेटेड कोई भी गाना सुनते हैं या कुछ सुनते हैं ऐसा, तो फिर उसका मतलब तो समझ में ही नहीं आना है। ठीक है, आई बात समझ में? कभी भी कुछ समझ में आए तो उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए कि वाकई इसका अर्थ अच्छा ये भी होता है, ऐसी बात है। जैसे कि अभी मैं फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, एक सीरियल था शौर्वरी और पार्थ का, है ना। उसमें अब आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि शौर्वरी क्या होता है, शौर्वरी क्या अर्थ है। शौर्वरी बंगाली थी, मतलब बंगाली जैसे शायद उसका नेचर दिखाया गया है उसमें। तो शौर्वरी का मतलब होता है रात, रात का पर्यायवाची होता है शौर्वरी। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बस बोल रही हूं कि कोई भी इंसान कुछ नाम रखता है या कुछ भी रखता है, उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होता है। आप उसे सर्च कीजिए, आप उसका पता लगाइए कि वाकई में इसका ये नाम क्यों है भैया, ऐसा क्यों है। ठीक है, वो चीजें थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, अपनी लाइफ में ही इतने सारे शब्द होते हैं कि आपको वो सारे शब्द अगर याद होंगे तो आपकी हिंदी में कमांड वैसे ही बढ़ जानी है। ठीक है, वो सारी चीजें, हर चीज को तोड़कर देखा करो। जैसे कोई भी शब्द को तोड़कर देखा हमने, जैसे कि अनायास, अभी मैंने बताया अनायास का मतलब अन प्लस में आयास, मतलब बिना श्रम के अनायास ही आपको कुछ नहीं मिलता है। आई बात समझ में? इस तरीके से ऐसे आप हर चीजों को तोड़ के देखा करो। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अह का आज, अही का सर्प, अंश, अंश, अंश का कंधा और अंश का भाग या हिस्सा, अंगना मतलब स्त्री, आंगन मतलब आंगन, अदृश्य, अदृष्ट, जो देखा न ना गया हो या जो देखा ना जा सके, अदृश्य, अदृष्ट मतलब भाग्य, अभिसार, छिपकर मिलना और अभिसार आक्रमण, अयश और अयस, बदनामी और लोहा, अशीलता, उग्र और असीलता, असिलता, असिलता मतलब तलवार, अश्व मतलब घोड़ा, अश्म मतलब जीवाश्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्व मतलब घोड़ा और अश्व, अश्व मतलब पराया, एलोक का अदृश्य और आलोक का प्रकाश। ठीक है, वैसे ही एलिक, एलिक मतलब एलिक, एलिक मतलब ललाट और अलक मतलब बाल या केश। और गाइज हाँ, केश के पर्यायवाची भी बिल्कुल याद रखना, कच्छ होता है, ठीक है, अलक होता है, कुंतल होता है ना। बाल का पर्यायवाची या केश का पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। ठीक है, अवदान का प्रशंसित कार्य और अवधान मतलब ध्यान, ध्यान या योग करना। और ये आपको कैसे पता चलेगा भैया कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें पता कैसे चलती है, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस पेपर देखा करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रीवियस पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये वाले पर्यायवाची ज्यादा पूछे गए हैं। आपको पता है कुछ ना कुछ ज्यादा से ज्यादा हम लोग 100 पर्यायवाची याद कर लेते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्यायवाची है जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो उन्हीं में से आ जाता है। और अगर ऐसे देखा जाए तो पर्यायवाची का कोई अंत ही नहीं है। आप पर्यायवाची कितना याद करोगे? आपको पता है अभी एक कौन सी राघव प्रकाश की शायद बुक थी, उसमें 800 पर्यायवाची हैं। ठीक है, एक फिर एक कौन सी बुक है, सोहनदान चारण की, सोहनदान चारण की वाली जो बुक है वो मुझे सबसे सही लगती है। उसमें 119 120 के आसपास पर्यायवाची है और मैं तो हमेशा एग्जाम्स में वही करके जाती हूँ। ठीक है, क्योंकि गाइज आपको भी पता है 800 पर्यायवाची नहीं याद होने वाले हैं, हम जाके वहां कंफ्यूज होंगे। इससे अच्छा है जितना करके जाओ उतना थोड़ा अच्छे से करके जाओ। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा कम करके जाती हूँ, पर जो करके जाती हूँ वो बहुत अच्छे से करके जाती हूँ। तो ये चीज बस अगर आपको अप्लाई करनी है, ये चीज अगर आपको सच में बेनिफिशियल लगती है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। ठीक है, अब देखिए, अवलंब मतलब सहारा, अविलंब मतलब बिना देरी के, अवगत परिचित करवाना, अविगत मतलब दूर या अव्यक्त, अविहित मतलब विधि विरुद्ध, अभिहित मतलब कथित, अविराम और अभिराम, अविराम मतलब बिना रुके, बिना विराम किए हुए, अभिराम मतलब सुंदर, अनुग मतलब अनुयायी और अनुज मतलब छोटा। देखो अनुग, अब देखो इसको मैं जैसे बोलती हूँ ना आपको कि तोड़ के देखना चाहिए। अनुग, अनुग मतलब अनु मतलब आगे, गे मतलब गमन करने वाला, भाई अनुयायी, अनुयायी ही तो आपके, या अनु का मतलब आगे और नहीं, अनु का मतलब पीछे, है ना। और अनु मतलब अनुज, अनुज से अर्थ है कि पीछे जन्मा हुआ, और अनुज का मतलब है पीछे चलने वाला, पीछे गमन करने वाला। मतलब कोई इंसान आगे आगे चल रहा है और उसको इंस्पिरेशन मान के कोई इंसान पीछे चल रहा है, मतलब अपनी लाइफ में उसको इंस्पिरेशन मान रहा है, तो उसे तो अनुयायी कहते हैं ना हम लोग। अनुयायी का मतलब क्या होता है? अनुयायी का मतलब यही तो होता है कि किसी न किसी इंसान को आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो अनुग,
अनुग मतलब पीछे गमन करने वाला, तो वो हो जाएगा अनुयायी अनुयायी। और अनुज मतलब पीछे जन्मा हुआ, मतलब छोटा या बाद में जन्मा हुआ। अध्य अध्य मतलब आज, और आद्य मतलब पहला। अजर मतलब देवता, अजिर मतलब आंगन। अगम मतलब अगम्य या दुर्गम, और आगम मतलब स्वागत। देखो एगम, एगम मतलब जहां जाया ना जा सके, जहां गमन नहीं किया जा सके। ए प्लस में गमन, ए मतलब नहीं, गम मतलब गमन, तो जहां गमन नहीं किया जा सके मतलब दुर्जन स्थान, है ना। दुर्गम या दुर्जन नहीं कहेंगे, दुर्गम कहेंगे। दुर्जन मतलब होता है जहां लोग नहीं हो, बहुत कम लोग, ठीक है। और दुर्गम बोलते हैं जहां जाया ना जा सके, जहां वो रास्ता बहुत कठिन हो, ठीक है। तो अगम्य, और हमने कर लिया अगम मतलब अगम्य, और आगम मतलब स्वागत, ठीक है गाइस। ऐसे ही अचल मतलब पर्वत, और अचला मतलब पृथ्वी। देखो सही आ गया ना, अचला का मतलब ही होता है ना पृथ्वी, और चपला मतलब होता है चपला, चपला का मतलब होता है बिजली। आई बात समझ में? तो हमने देखा था ना, मैंने बोला था ना कि पृथ्वी होगा अचला का अर्थ, ठीक है। तो अचल मतलब देखो, अब इसको कैसे याद रखोगे भैया, इसको ऐसे याद रखना है, अचल मतलब जो चल नहीं सकता, ठीक है, मतलब जो स्थिर है। और अचल शब्द है तो पुल्लिंग शब्द लग रहा है, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द मतलब जो नहीं चल सकता, ऐसा कोई पुल्लिंग, पर्वत, ठीक है। अचला जो नहीं चल सकती, मतलब स्त्रीलिंग शब्द, तो वो क्या हो गया, पृथ्वी। तो आई बात समझ में, अचल यूज हुआ है पर्वत के लिए, और अचला यूज हुआ है पृथ्वी के लिए, ठीक है। ऐसे ही अग मतलब सर्प। अब अच्छा बताइए, सर्प का एक और आया था अभी, अग के साथ साथ अही भी आया था, याद है? अही मतलब भी सर्प होता है, और अग मतलब भी सर्प होता है। मतलब सर्प के हमें दो पर्यायवाची तो याद हो ही गए, एक भुजंग भी होता है, याद है? भुजंग, है ना, तो भुजंग भी इसका होता है, ठीक है। इसी तरीके से तो अब हम लोग देख रहे हैं, अग का सर्प या हाथी होता है, और अघ का पाप होता है। अकूत का अंदाज, आकूत का अभिप्राय, अकुल का बिना कुल के, और आकुल का व्याकुल या परेशान। वैसे ही अतल, अतल मतलब जिसका तल ना हो। हमेशा आप जब तोड़ के देखोगे वो आसानी हो जाएगी गाइज, आपको पढ़ने में भी, याद करने में भी, हर चीज रटनी नहीं होती है, ओके, है ना। तो अतल मतलब जिसका तल ना हो, या जिसका तल बहुत ज्यादा मतलब गहरा हो, ठीक है। इसीलिए अतल का अर्थ गहरा से लिया गया है। और अतुल मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकी हो। ए मतलब नहीं, और तुल मतलब तुलना, तो जिसकी तुलना ना की जा सकी हो वो अतुल हो जाएगा। असक्त, असक्त मतलब उदासीन, आसक्त मतलब मोहित या विलीन। अस्त मतलब छिपना, अस्तु मतलब अच्छा, ठीक है। असाधु मतलब कठिन, असाधु मतलब दुष्ट। अवमर्श, अवमर्श मतलब स्पर्श, अवमर्श मतलब आलोचन। हमेशा देखना ये शय, देखो दोनों शय में अंतर है, स्पर्श होगा इसका और इस वाले का होगा आलोचना। कली का होगा कलिका, और कली मतलब कलयुग। कली यहाँ बड़ी मात्रा है, कली बड़ी मात्रा जब होगी वो कलिका कहलाएगी, और कली मतलब कलयुग। आई बात समझ में? तो गाइज शब्द युग में आपको इसी तरीके से करना है। शब्द युग्म पे भी थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। शब्द देखो सबसे ज्यादा जो टॉपिक्स हैं हिंदी के जो है ना, मैं बता देती हूँ। एक तो पर्यायवाची है, एक शब्द युग्म है, एक समानार्थी जो होते हैं, समानार्थी या अनेकार्थी, है ना, एक वो चीज है, और एक हमारे हैं विलोम शब्द। इन टॉपिक्स पे आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। उपसर्ग प्रत्यय ये तो सारे फिर भी आसान आसान टॉपिक्स हैं, वो हो जाते हैं। संधि समास किसी को प्रॉब्लम नहीं आती कुछ भी, परंतु प्रॉब्लम ये आती है यहाँ आकर, ठीक है। पर्यायवाची में सबको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, इस तरीके से। तो उन पे बस थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आप लोग बस आराम आराम से मतलब आराम आराम से बी कॉन्फिडेंट रहकर, मतलब एक तरीके से बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहकर अगर आप पढ़ाई करोगे आराम से सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जिन इंसानों का सिलेक्शन होता है वो भी इंसान ही होते हैं, ठीक है। उनके ना कोई सींग या पूंछ नहीं लगी होती अलग से। आई बात समझ में? मतलब जिनका सिलेक्शन होता है वो भी हमारे जैसे इंसान ही होते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना मेरा नहीं हो पाएगा, या मेरा पता नहीं होगा या नहीं होगा। यार पिछली बार भी नहीं हुआ था तो इस साल थोड़ा ना होने वाला है मेरा। क्यों नहीं होगा? पिछली बार नहीं हुआ था, जो गलतियां तुम पिछली बार करके आए थे वो तुम्हें पता है कि तुम्हारे से गलतियां हुई थी, वो इस बार नहीं करोगे। तो इस बार अगर गलतियां नहीं करोगे तो ऑब्वियसली सिलेक्शन होगा इस बार। क्यों नहीं होगा भैया?
ऐसे थोड़ा ना होता है, हमेशा ही थोड़ा ना नहीं होगा, कोई ना कोई हम गलतियों से भी तो सीखते हैं ना। तो वो चीज है, अगर आप मतलब पॉजिटिव रह के अगर कोई काम करोगे। देखो गाइस, एक मेरे सर हैं विनीत सर, वो मुझे हमेशा बताते हैं, आज आप सोच रहे होंगे कितनी ज्ञान दे रही है ना, पर फिर भी यार सुन लो एक बात, ये जरूर सुन लो। एक मेरे सर हैं विनीत सर, वो हमेशा से ऐसा कहते हैं कि बच्चा हमेशा सोचने का तरीका आप पॉजिटिव रखो। अगर आपने एक बार भी अगर अपने मन में ये लाया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो आपको पता है आपने अपनी ही प्लेट में, जो पॉजिटिव एनर्जी की एक प्लेट है आपके पास, उसमें आपने नेगेटिव एनर्जी से एक छेद कर दिया है। आई बात समझ में? मतलब आप जितनी बार नेगेटिव कमेंट लाएंगे अपने लिए, या नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव थॉट भी अपने लिए लाएंगे, आपको 10 नए तरीके तो आपका माइंड खुद बता देगा कि हाँ तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, सही कह रहा है, पिछली बार नहीं कुछ उखाड़ पाया था तो इस बार क्या उखाड़ पाएगा भैया, कुछ नहीं होगा तुझसे, ठीक है छोड़ देना, क्या जरूरत है गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट भी तो कमाते ही हैं, ये सारी चीजें। ऐसी बात आई समझ में? आप एक नेगेटिव आपने सोचा नहीं और 10 तरीके आपको माइंड खुद याद दिला देगा। आई बात समझ में? इसलिए आपको हमेशा ही अपने माइंड को इसी तरीके से ट्रेन करना है कि क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा मेरा सिलेक्शन। और हमेशा मतलब इस तरीके से, इस पॉजिटिव एटीट्यूड से बात किया करो कि हाँ मुझे मत सिखा। जो भी आपका दिमाग कुछ एक्स्ट्रा फालतू गलत चीजें आपको बता रहा हो, तो हमेशा ये बोला कर मुझे मत सिखा, मैं खुद जानता हूँ, ठीक है, मैं अपना काम खुद से कर लूंगी, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, मुझे मत सिखाओ ये चीज। ये वाला एटीट्यूड अगर आप रखोगे अपने में, हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज भर के रखोगे, तो आपका आराम से सिलेक्शन होगा, ठीक है। पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी के साथ साथ पॉजिटिव रहो और अच्छे से तैयारी करो। ओके, थैंक यू सो मच।